अब इसके बाद जब खत्म हुआ 1244 में इनका समाप्त हो चुका, तो उसके बाद आया नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद इनके बाद आया और उनका था 1244, सॉरी 46, बाकी 6 साल क्या किया भाई, मुझे लगता है तुर्की सरदारों के हाथ में ही होगा। तो सुल्तान तथा तुर्की सरदार चहलगनी के बीच सत्ता का संघर्ष जो रजिया के समय से प्रारंभ हुआ था चलता रहा। रजिया की मृत्यु के बाद चहलगनियों की शक्ति इतनी बढ़ती गई कि राजा की गद्दी पर बैठाने और उतारने के लिए बहुत हद तक काबिल हो गए। तो वहीं के जितने भी कुलीन वर्ग वगैरह सारी चीज़ें मिलकर होती थी तुर्की लोगों को, वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक है, कि वो राजा को बैठा भी सकते थे, उतार भी सकते थे। बैरम शाह 1244, मसूद शाह 1242 और इसके बाद 1246 में उलुग खान, कालांतर में जिसे बलबन के नाम से जाना जाता है, प्रयोग किया गया तथा युवा नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पोता सुल्तान बनकर खुद इसका नायब बना। तो जो अभी 1240 में इसकी एंडिंग हुई है, लेकिन इसके बाद 1246 में इनकी शुरुआत हुई है। तो बीच में 6 इयर्स का क्या हुआ है ना, 6 इयर्स बिना कोई राजा का कोई गद्दी ऐसे तो रह नहीं सकती ना, गद्दी या राजा है ही नहीं था। उसमें 1240 में बहरम शाह था, सॉरी बहराम शाह था, बहराम शाह पहला आया। उसके बाद आया मसूद शाह, और उसके बाद आ जाता है 1246 में उलुग खान, जिसके बलबन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आप बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बलबन के नाम से जाता है, एक प्रयोग किया गया है। और तथा युवा नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पोता, जो अभी नसरुद्दीन का नाम लिया गया है, इल्तुतमिश का पोता खुद बनकर यहाँ पर गद्दी पर बैठ गया। अपनी स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया गया और सुल्तान नसरुद्दीन मसूद 1265 में मारा गया। इब्न बतूता तथा इलामी के अनुसार, इब्न बतूता वो एक व्यक्ति थे जो ट्रैवलर थे और लिखा करते थे, एक तुर्की अरब में ट्रैवलर था, घूमता रहता था और चीज़ें लिखता था, वो इब्न बतूता था, ठीक है। इब्न बतूता आया और उसने ये सारी चीज़ें लिखी। इलामी ने भी अपने अनुसार बलबन और अपने राजा को, कहाँ चला गया भाई, इब्न बतूता इलामी ने भी बलबन को अपना क्या बताया गया था, उसने अपनी स्टोरी के अनुसार उसमें ये बताया गया है कि उसने राजा को जहर देकर मारा और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो ये बताया गया है कि सुल्तान महसूद जो है, नसरुद्दीन मसूद, ठीक है, महमूद है, नसरुद्दीन मसूद है, तो मसूद को मारा गया था। नसरुद्दीन मसूद भी कह सकते हैं, नसरुद्दीन महमूद करके है, मसूद करके है, उसको मारा गया था जहर देकर, ठीक है। देखा, मैंने उसके भरोसे बंद कर देता तो हो जाता है। ये हमारे लिए कुछ करते हैं, उसका भरोसा नहीं, ये रुकेंगे। यहाँ थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेम आएंगे बेटा, माना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम आएंगे, लेकिन क्या करें। तो उसके बाद आ जाता है बलबन, जिनका है 1266 से, मतलब नसरुद्दीन महमूद फाइनली मारा जाता है। उनको क्या कहा जा रहा है कि इनको जहर देकर मारा गया, ठीक है, मसूद को। और 1266 के बाद से लेकर 87, एक लंबा साल, 70 और 70 साल, आपका 17 3 20
4 70 17 17 21 सालों का शासन। तो सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच हमेशा संघर्ष रहा और बड़े लंबे इतिहास के साथ एक नाम प्रसिद्ध हुआ बलबन। सत्ता का जिसका प्रसिद्ध नाम है उलुग खान, और वैसे उसको बलबन कहा जाता है, उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। अभी जस्ट ऊपर हमने यही पढ़ा। केंद्रीकरण करके 1266 में सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना और उसकी स्थिति मजबूत थी, कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे। जब उस थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं थे, नहीं पढ़ने पाया, नहीं थे, ज़्यादा मजबूत नहीं थे, अभी जब स्टार्ट कर रहे थे अपनी चीज़ें, तो कई जो तुर्की सरदार थे उनके खिलाफ थे, विद्रोह करते थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश कर रहा था। मंगोल के बारे में हमने इल्तुतमिश के टाइम पे भी पढ़ा था। इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज खान का थोड़ा डर था। इल्तुतमिश ने तो कैसे तैसे मामले को संभाल लिया और मंगोलों को एंट्री देने से थोड़ा रोक लिया। लेकिन इनके टाइम पर जो मंगोल है वो काफ़ी हद तक दिल्ली पर सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। जो दूर दूर के प्रांत है वो शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। सुदूर मतलब होता है थोड़ा दूर वाला एरिया आ जाता है, वहाँ के जो आ जाता है वो थोड़ा कंट्रोल से बाहर आ जाता है, क्योंकि वहाँ तक शासक को पहुँचना पड़ेगा, उसकी पहुँच थोड़ी वीक हो जाती है। वही भारतीय शासक भी विद्रोह करने के लिए छोटे से मौके की तलाश कर रहे थे। दिल्ली तथा दोआब क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति शोचनीय थी। गंगा यमुना दोआब अवध के समय सड़कों पर डकैती और लुटेरों का वर्चस्व था। सड़क पर लुटेरे और जो ये चोर थे वो बहुत ज़्यादा भारी हो रखा था, वो उन्होंने किसी को भी लूट लो, है ना, उनका ज़्यादा था। तो इसका मतलब प्रशासनीय देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा वीक चल रहा है, प्रशासन भी यहाँ पर थोड़ा वीक हो रहा है। जिस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में यातायात असंभव हो चुका था। इसका मतलब लोगों ने वहाँ पर आना जाना बंद कर दिया, यातायात असंभव हो गया, क्योंकि आसपास अगर जाएंगे तो डकैत लूट लेंगे। कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्रों में अपने किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दर्शा दिया। तो उन्होंने ये जिस जगह पे ये बताया जा रहा है वहाँ पर अपने किले बना दिए राजपूतों ने, और उन्होंने भी एक तरह से विद्रोही दिखा दिया कि किले का मतलब बताना है कि ये मेरी जगह है और मैं आपको एंट्री देने से रोक रहा हूँ। किले का मतलब होता है, महल होता है रहने के लिए, किला होता है आपको आक्रमण कर रहे हो तो मैं आपको रोकूंगा, रोकने के लिए होता है किला। तो किले बनवा लिए। मेवाती इतने निर्भीक हो चुके थे ताकि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में भी लोगों को लूट लिया करते थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन से कठोर नीति अपनाई और मेवात में कई मारे गए। राजपूत के मजबूत गढ़ बदायूं के आसपास का क्षेत्र नष्ट कर दिया। बलबन ने निरंकुश तरीके से शासन के तहत सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया और के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। किसी भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति अर्जित नहीं होने दी। किसी भी अमीर को इतनी ताकत नहीं होने दी कि कोई भी किसी गद्दी को हटा सके या प्रभावित कर सके। अमीरों पे इतना ज़्यादा उसने पावर दी ही नहीं। उसने राजस्व के सिद्धांत की स्थापना की। इतिहासकार बर्नी, जो स्वयं भी तुर्की विद्वानों में श्रेष्ठ था, के अनुसार उसके अनुसार कहता है कि बलबन कहता था, जब भी नीच कुल में जन्मे नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें सुलग उठती हैं। गुस्से में तलवार उठा लेता हूँ मारने के लिए। हमें नहीं पता कि बलबन ने वास्तव में ऐसा कहा था, किंतु गैर तुर्कों के प्रति उसके विचार इसी प्रकार के थे। बलबन अपनी सत्ता किसी से नहीं बांट सकता था, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी नहीं। इसका मतलब आप तुर्कों का उसमें बलबन का आप दे सकते हो कैरेक्टर कैसा है। उस टाइम पर एक व्यक्ति थे बर्नी बहुत अच्छे इतिहासकार माने गए। प्राचीन में बर्नी को बहुत बढ़िया इतिहासकार माना गया। तो वो कहता है कि बलबन कुछ इस प्रकार से उसका कैरेक्टर था कि वो जब भी नीच कुल को देखता है, जिसमें जो गैर तुर्क के होते हैं, नीच कुल के होते हैं, तो उसकी आंखें सुलग उठती हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका तलवार निकल जाती है मारने के लिए। इसका मतलब वो गैर तुर्कों से काफ़ी नफरत करता था। अब ऐसा ट्रूली उसने कहा है नहीं कहा वो और बात है, लेकिन इतिहासकार ने यही लिखा है। वो किसी प्रकार से अपने शासन को बांटना नहीं चाह सकता, अपने शासन को वो बांट नहीं सकता था, अपने परिवार से भी नहीं।
बलबन निरंकुश तरीके से शासन किया और सुल्तान को अपनी स्थिति ये तो हो चुका भाई। बलबन चहलगनी की शक्तियां नष्ट करने के लिए कटिबद्ध था। स्वयं को सजग रखने के लिए बलबन ने हर विभाग में गुप्तचर नियुक्त किए। उसने मजबूत केंद्रीय सत्ता और सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन रहे मंगोलों को माकूल जवाब दिया। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग, ठीक है, दीवाने अर्ज, इसको पुनर्गठन किया और विद्रोह का दमन किया। तो वो उन लोगों को जो कभी भी किसी भी सत्ता को हटा देते थे, फिर किसी को भी राजा को बना देते थे, उनको इन्होंने उनके लिए एक काम किया। उन्होंने उसके जो कंट्रोल है उनको कम करने के लिए उन्होंने गुप्तचर लगा दिए। वो होते हैं ना स्पाइस, मतलब छुपके रहते हैं जो क्या कहते हैं इसको, अरे जो छुप के रहते हैं और खबरें देते हैं, खबरी होते हैं ना, खबरी जो होते हैं, खबरी छुप के रहते हैं और खबर देते हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। तो उस टाइम पे बहुत होता था। तो गुप्तचर को उन्होंने नियुक्त किया था ताकि ये सब चीजें उनको पता चल सके। बलबन ने राजपुताना क्षेत्र अजमेर, नागौर पर विजय प्राप्त की और ग्वालियर और रणथंभौर पर भी विजय हासिल की। 1289 में मंगोलों के खतरों से उत्साहित होकर सुल्तान की बढ़ती हुई आयु देखकर बंगाल के शासक तुगरिल बेग ने विद्रोह कर दिया। तो जब देखा कि 1289 में उनकी एज थोड़ी ढल रही है, ठीक है, तो उन्होंने बंगाल के जो शासक है तुगरिल बेग ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बलबन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरिल को मारा गया। परिणामस्वरूप अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो बंगाल में जो भी उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, ये सोच के कि वो थोड़ा एज ढल रही है तो वो कर दे, तो इसलिए उसने विद्रोह का दमन करने के लिए अपने सेना भेजी और हारने के बाद अपने बेटे को वहाँ का शासक नियुक्त किया। तो उसने कई अपने जो व्यक्ति थे जो गैर तुर्क थे उसको मिल रखा था, उस टाइम पर अधिकार मिल रखे थे ना, वो पोस्ट दे रखी थी, तो उसने वो पोस्ट से उसको निकलवा दिया बलबन ने। और बलबन ने पोस्ट से निकालने से काफ़ी लोगों को असंतुष्ट कर दिया और लिमिटेड शक्तियाँ लोगों को बांटी। तो गैर तुर्कों को पसंद नहीं करता था, तो जो भी गैर तुर्कों रजिया तो गैर तुर्कों को पोजीशंस दी थी ना, और ये गैर तुर्कों को पोजीशन से हटा रहा था, ठीक है, विमुक्त कर रहा था, और जो शक्तियाँ है वो कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को ऐसे बांट रहा था। तो इससे जो है काफ़ी लोगों को असंतुष्ट हुआ। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई और उसकी मृत्यु के बाद कुलीनों ने उसके पोते कैकवाबाद को गद्दी पर बैठा दिया। उसके जल्द ही उसके पुत्र कैमूर ने उस सत्ता से अलग कर दिया और स्वयं मात्र 3 माह तक शासन कर लिया। बलबन के शासन के दौरान फिरोज उत्तर पश्चिमी सैन्य अभियानों का संचालक था और मंगोलों के खिलाफ कई सफल अभियान लड़े। 1290 में एक कदम उठाया गया जिसमें कैमूर की फाइनली मृत्यु कर दी गई। खिलजी कुलीन वर्ग के खिलजी वंश की नींव डाली गई और कुछ विद्वान इसे वांशिक क्रांति के रूप में परिभाषित करते थे। गुलाम वंश का अंत हुआ और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के रूप में सिंहासन पर बैठा।